मित्राणि नमो नमः। विद्यार्थियों नमो नमः। पिछले भाग में हमने आयुर्वेद की ग्रंथ परंपरा की चर्चा की थी कि आयुर्वेद की जो ग्रंथ परंपरा है वो 6 भागों में विभाजित है। तो हम 4 भागों तक पहुंच पाए थे और मार्कर न चलने की वजह से वो कक्षा में से मुझे स्थगित करनी पड़ी। तो इस वीडियो में हम बाकी बचे 2 भागों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 भागों की। तो हमने निघंटु साहित्य तक किया था, पिछली बार निघंटु साहित्य तक हम लोगों ने किया था। आज जो 5वां भाग है वो है रस शास्त्रीय साहित्य। 5वां भाग है हमारा रस शास्त्रीय साहित्य। ठीक है, रस शास्त्रीय साहित्य। तो चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो रस शास्त्रीय साहित्य क्या है कि मध्यकाल में रस शास्त्र का विकास हुआ है। इसमें पारस सुवर्ण आदि धातुओं, खनिजों एवं रसायनों के औषधीय उपयोग का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब रस शास्त्र का मतलब क्या है? रस का मतलब क्या हो गया? हमारे जो पदार्थ हैं, पदार्थ जो हमारे जैसे सोना हो गया, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, हमारे जितने धातु होते हैं, जितने हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी जानकारी जो आयुर्वेद में वर्णित है वो रस शास्त्रीय ग्रंथों में आपको बताई जाती है। ठीक है, तो इसका विकास कब हुआ है ये याद रखना आपको। किस काल में हुआ है? वो हुआ है मध्यम काल में। रस शास्त्रीय साहित्य का जो विकास हुआ है, जो हमें ग्रंथ इसके देखने को मिलते हैं, वो मध्यम काल में देखने को मिलते हैं। और रस शास्त्रीय साहित्य में पारस सुवर्ण आदि धातुओं, इसमें क्या कहते हैं? पारद सुवर्ण अर्थात स्वर्ण, इसको गोल्ड भी कहेंगे, जो धातुएं हैं, खनिज हैं, और एवं रसायन। ठीक है, हमारे रसायन है, रसायन यानी केमिकल्स। ठीक है, तो रस शास्त्रीय साहित्य है, इसका विकास कब हुआ? मध्यम काल में। मध्यम काल में इसके ग्रंथ लिखे गए और इन ग्रंथों में चर्चा किसकी है? पारद सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण यानी गोल्ड, सोना। ठीक है, जो धातु हैं, ऐसी धातुएं हैं पारद, स्वर्ण, लोहा। ठीक है, इनको हम मेटल्स कहते हैं या धातु कहते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर किन धातुओं का प्रयोग किया गया? तो वो है स्वर्ण हो गया, पारद हो गया, ठीक है, और खनिज यानी जो हमारे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो खनिज में क्या आ गए? खनिज में आ गए हमारे मिनरल्स। उसके बाद रसायन, रसायन यानी केमिकल्स। जो लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे, जो मॉडर्न आधुनिक विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, उनको भी केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। क्यों केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है? क्योंकि केमिकल से ही हम दवाओं का निर्माण करते हैं। तो केमिस्ट्री यानी रसायन का हमें इसमें प्रयोग मिलता है। तो रस शास्त्रीय साहित्य जो है मध्यम काल में आया, उसमें इतनी चीजें हमको पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें प्रमुख ग्रंथ कौन से, इसकी प्रमुख आयुर्वेद की किताबें कौन कौन सी है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए और अब हम ग्रंथ की तरफ चलते हैं।
आवाज़ हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी ऐसे ही हम कक्षा लेंगे। ठीक है, तो प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं। जो आयुर्वेद में रस शास्त्रीय साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रंथ का नाम है रसार्णव। रसार्णव। पहला जो हमारा ग्रंथ है वो रसार्णव के नाम से है। दूसरा जो हमारा ग्रंथ है वो रस रत्न समुच्चय। ठीक है, रत्न रत्न समुच्चय हमारा दूसरा ग्रंथ हो गया। इसके बाद है रसेंद्र चूड़ामणि। रसेंद्र चूड़ामणि। इसके बाद है आयुर्वेद प्रकाश। आयुर्वेद प्रकाश ये एक ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद जो ग्रंथ है वो है आनंद कंद। आनंद कंद। इसके बाद है रसामृत। रसामृत। रसामृत के बाद है एक ग्रंथ है रस प्रकाश सुधाकर। रस प्रकाश सुधाकर। ठीक है, तो इतने सारे ग्रंथ हमको मिल जाते हैं। कौन से हैं? रसार्णव, रस रत्न समुच्चय और रसेंद्र चूड़ामणि, आयुर्वेद प्रकाश, आनंद कंद, रसामृत, रस प्रकाश सुधाकर। ठीक है, तो अब ग्रंथ, भाई जो लोग संस्कृत पढ़ रहे होंगे, जो विद्यार्थी संस्कृत होंगे, उनको ग्रंथ का मतलब पता होगा। लेकिन जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ग्रंथ का मतलब किताब होता है, यानी कि रस शास्त्र साहित्य में जिसमें केमिकल की चर्चा की गई है आयुर्वेद के अंदर में, या मेटल्स के ऊपर बात की गई है, उनसे औषधियों के निर्माण की बात की गई है, तो वो ये सारे ग्रंथ है। इसको आप लोग नोट करिए। नोट करना क्यों जरूरी है कि जो जिस पीडीएफ से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ वो मैंने पीडीएफ ऑफिशियल सीएसयू के वेबसाइट से ही डाउनलोड करी है, उसी से मैं आपको ये नोट्स करवा रहा हूँ, ताकि आपको परफेक्ट एक मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए। इससे एक्यूरेट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। इसी में से जो पढ़ा रहा हूँ इसी में से आपका पेपर बन के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर रस शास्त्र ने आयुर्वेद की औषध निर्माण प्रणाली को समृद्ध बनाया है। ठीक है, तो रस शास्त्र जब से केमिकल्स को आयुर्वेद में जोड़ा गया है, जब से रसायन को आयुर्वेद में जोड़ा गया है, तो इससे आयुर्वेद का दायरा और बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी को सूट करने वाले होते हैं, तो उससे आयुर्वेद का दायरा बढ़ गया। और ये आज ग्रंथ नहीं लिखे गए, ये सदियों पुराने हैं, वर्षों पुरानी ये ग्रंथ है जो ऋषियों ने ये ग्रंथ लिख दिए थे। तो उस समय हमारे भारत में, प्राचीन भारत के अंदर में, एंशिएंट इंडिया के अंदर में हमारे ऋषियों को रसायनों के बारे में पता होता था, धातुओं के बारे में पता होता था। ये वही ऋषि हैं जो भगवान की आराधना में लगे रहते थे। ये वही ऋषि हैं जो अपना घर बार छोड़ करके हिमालय पे तपस्या करते थे। लेकिन जब आप आयुर्वेद की हिस्ट्री पढ़ोगे, एग्जाम के बाद मैं अपनी एक अलग आयुर्वेद की सीरीज में आप लोग को सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो जो भी विद्यार्थी अगर वो कक्षा भी करना चाहें तो वो कक्षा कर सकते हैं, जो आयुर्वेद के लिए आपका बेस तैयार हो जाएगा जिससे। तो हम एग्जाम के बात करेंगे, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें हैं। तो जब आयुर्वेद की हिस्ट्री में आप जाते हो ना,
तो आपको पता चलता है कि ये वही ऋषि हैं जिन्होंने योगदान दिया है आयुर्वेद में, वही ऋषि हैं जो हिमालय पे तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने आयुर्वेद का निर्माण कर दिया, एक नया ही वेद आ गया। ठीक है, तो रस शास्त्र, रस का मतलब क्या? रस का मतलब है रसायन, रसायन यानी केमिकल। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री भी आप पढ़ते हो, एलोपैथी जिसमें दवाएं बनती हैं उसमें भी केमिस्ट्री तो विद्यार्थियों को पढ़ाते ही है ना। तो आयुर्वेद में भी वैसे रस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो रस शास्त्रीय साहित्य यानी लिटरेचर, हम लोग ने देखा इतनी किताबें हैं, इनके नाम आप लोग लिख लीजिए, इनके नाम आपको याद कर लेने होंगे, रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम अपने आखिरी भाग पे चलते हैं जो कि वैद्यक साहित्य के नाम से है, वैद्यक काव्य के नाम से है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बैकग्राउंड में आती हुई आवाज को इग्नोर करें। एंड आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, विद्यार्थियों के कमेंट आने भी शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैं अब आप लोग को जितनी जल्दी हो सके, जो भी हमारे पास 15-20 दिन या 18-12-13 जो भी दिन हमारे पास हैं, कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवा दूँ। ठीक है, तो इसलिए अब जल्दी से ज़्यादा वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी ही मिलेंगी। तो मैं अपने टाइम शेड्यूल में से इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो बनाने वाला समय है नहीं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कर दे, मेरी आवाज़ पे ध्यान रखें। मुझे इतना विश्वास है कि मेरी जो ध्वनि है ना वो इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो आखिरी जो हमारा भाग है आयुर्वेद ग्रंथ परंपरा का, वो है वैद्यक काव्य करके, छठा भाग है और है वैद्यक काव्य। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ है अधिकांश पद्यबद्ध। पद्य, अब ये पद्य क्या है? पद्य, पद्य यानी जिस चीज को हम गा करके प्रोनाउंस कर सकते हैं, गा करके हम लोगों को बताते हैं, वो पद्य कहलाते हैं। यानी कि जो आपकी कविता है ना, कविता, इसी को हम अंग्रेजी में पोयम कहते हैं। तो आपकी जो कविता है, कविता तो हम जब इसका उच्चारण करते हैं, रेसिटेशन करते हैं, तो गा करके किया जाता है। तो क्या कहते हैं कि ये जितने भी वैद्य काव्य है ना, और काव्य का मतलब भी क्या है? कविता। ठीक है, काव्य जो है वो कविता है, संस्कृत में उसको काव्य कह देते हैं। यानी कि वैदिक काव्य में वो लिटरेचर आ जाएंगे, वो ग्रंथ आ जाएंगे, वो किताबें आ जाएंगे जिनके श्लोकों को हम गा करके रिसाइट करते हैं, वो आयुर्वेद में है। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, तो ये अधिकांश पद्यबद्ध है, पद्य यानी इनके श्लोकों को हम गा सकते हैं, कविता की फॉर्म में है। ठीक है, पद्यबद्ध हैं और उनमें विविध छंद हैं। ठीक है भाई, अब जो संस्कृत के विद्यार्थी होंगे उनको इन सब की बड़ी नॉलेज होगी। हमारे यहाँ छंद हो जाता है। ठीक है, छंद यानी एक जो श्लोक है ना, या जो मंत्र दिया गया है, उसको हम किस तरीके से रिसाइट करेंगे, किस तरीके से उसका उच्चारण करेंगे, किस तरीके से उसको गाएंगे, ये जो स्टाइल है ना, छंद को क्या कहते हैं? छंद को बोलते हैं स्टाइल। मतलब जो गाने का तरीका है वो छंद है। और हिंदी में भी जो आप कविताएं पढ़ती हैं, वो भी पढ़ते हैं या पढ़ते होंगे, वो भी दोहे छंद में रहते हैं, उनको हम गाते हैं ना, तो ये छंद है। अब छंद हमारा वेद से निकला है, हमारे इन चारों वेदों से छंदों का निर्माण हुआ है। तो संस्कृत साहित्य में, अब संस्कृत में थोड़ा आ जाए तो छंद की बात करेंगे तो क्या कहते हैं, जैसे मालिनी छंद होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मुक्तक छंद भी होता है, मालिनी होता है। ठीक है, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन छंद जब हम
अपने संस्कृत के सिलेबस को कवर करेंगे, उसमें हम छंद को पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, इंद्र वज्रा करके एक छंद होता है, मालिनी छंद होता है। ठीक है। और उपेंद्र वज्रा करके एक छंद होता है। तो ये सब गाने के तरीके हैं जिसमें हम मंत्रों या श्लोकों को हम गाते हैं। तो ये जो ग्रंथ है आयुर्वेद में वो छंद में है। ठीक है। फिर अलंकार में है, इनमें अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब हिंदी तो सभी ने पढ़ी होगी ना अपने स्कूल में, तो अब अलंकार तो जानते ही होंगे। अलंकार का मतलब होता है जो सौंदर्य को निखारे वही अलंकार है। यानी हम जब महिलाएं जेवर पहनती है ना, ज्वेलरी पहनती हैं, तो वो उस ज्वेलरी को ही अलंकार कहते हैं। क्यों अलंकार कहते हैं? क्योंकि ये जो ज्वेलरी है वो महिलाओं की सुंदरता में निखार ला देता है। हार पहन करके, कंगन पहन करके, या सोने की अंगूठी या बालियां पहन करके, तो उसमें महिलाएं बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो वो उनके सुंदरता को निखारने का काम करता है। ठीक है। तो अलंकार क्या है? सुंदरता को निखारने का काम करता है। अब इसमें क्या है, जो भी पद्य कवि लिख रहा है, जो श्लोक लिखे जा रहे हैं, तो पढ़ करके इंसान को आनंद आना चाहिए, व्यक्ति को आनंद आना चाहिए। क्यों? ताकि उसकी रुचि उस ग्रंथ में आए, उसका इंटरेस्ट उस किताब के अंदर में आए, वो और पढ़ना चाहे। इसलिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे अलंकार हो जाते हैं, जैसे अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है। ये तो हिंदी का अलग विषय है। ठीक है। ये अलंकार बताने के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है। रूपक है ना, बहुत सारे अलंकार हैं। ठीक है। और वृत्तों का उपयोग किया गया है। रचयिता के कवित्व का प्रतिबिंब उनमें मिलता है। प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं? आपके सामने आईना हो तो कौन दिखेगा? आपका ही चेहरा दिखेगा। उसको कहते हैं प्रतिबिंब बनना, यानी परछाई बनना। यानी जो इस किताबों को लिख रहा है उसकी सोच कैसी है, जब वो लिख रहा है तो उसके भाव कैसे हैं, उसके पद्य में नजर आता है, कवि के पद्य में नजर आता है। यानी वैद्य काव्य के अंदर जो भी पुस्तकें रची गई हैं, उसमें रचने वाले का उस समय क्या भाव रहा है, क्या योगदान वो देना चाह रहा है, क्या लोगों को बताना चाह रहा है आयुर्वेद के माध्यम से, ये उसके भाव को परिलक्षित करता है, दिखाता है। ठीक है। और आगे चलकर इस प्रवृत्ति को एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ और वैद्यों को कविराज कहा जाने लगा। हाँ, अब वैद्य यानी वैद्य जो हमारे डॉक्टर थे, जो आयुर्वेद के डॉक्टर थे, उनको वैद्य बोलते हैं ना। तो वैद्य क्या हो गए? कवि बन गए, पोएट बन गए। क्यों? छंद का प्रयोग करने से, अलंकार का प्रयोग करने से उनको कविराज कहा जाने लगा। ठीक है। कविराज यानी कवियों का राजा। ठीक है। और इसमें कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कुछ ग्रंथ इसमें आ जाते हैं। अब ये बात आपको नोट करने वाली है, इसमें कौन से ग्रंथ आते हैं। देखिए, पहला इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। पहला जो ग्रंथ है वो है वैद्य जीवन। इसके प्रमुख ग्रंथ, हमारा पहला जो ग्रंथ है वो है वैद्य जीवन। इसको लिखे, इसके जो रचयिता हैं वो हैं लोलिम्ब राज। लोलिम्ब राज। ठीक है। वैद्य जीवन पहला ग्रंथ है वैद्य काव्य का, तो वैद्य जीवन इसके रचयिता है लोलिम्ब राज। और फिर इसके बाद आते हैं वैद्यावतंस। वैद्यावतंस ये भी लिखी है लोलियम राज द्वारा जी। ये वैद्यावतंस नाम का जो ग्रंथ है वो भी लोलियम राज ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद है तीसरा और अंतिम ग्रंथ जो है वो है वैद्य विलास। वैद्य विलास, जिसके लेखक हैं कवि राघव। ठीक है।
तो वैद्य काव्य के अंदर बस प्रमुख ग्रंथ हमको कितने याद करने, 3 याद करने। पहला है वैद्य जीवन जिसको लिखा लोलिमराज जी ने, दूसरा है वैद्यावतंस जिसको लिखा है लोलिमराज जी ने, और तीसरा है वैद्य विलास जिसके कवि हैं कवि राघव। ठीक है, तो ये वैद्य काव्य है, आप इनको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में ये काम आएगा। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो रहा है मुझे। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं सारे के सारे ग्रंथ के रचयिता कौन है जो छूट गए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसके लिए आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। ठीक है, वैसे तो सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो अब हम टॉपिक उस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट आपका यूनिट 1 उस वीडियो के अंदर में कवर हो जाएगा, यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। और एक और सूचना आप लोगों को देनी है, वो ये है कि मैं व्याकरण के शिक्षक को के लिए उनके अरेंजमेंट में लगा हुआ था। तो एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, BHU से पास आउट हैं, वो आपकी व्याकरण की कक्षा लेंगे। तो बहुत जल्दी, शायद से हो सकता है कल उनका वीडियो आपको मिल जाए या परसों, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो वो व्याकरण के सारे टॉपिक आपको कवर कराएंगे। बहुत अच्छी व्याकरण उनकी है। ठीक है, संस्कृत जगत का कोई भी आप परीक्षा ले ले, कोई भी आप इम्तिहान ले ले, उसमें व्याकरण का पार्ट आता ही आता है। क्योंकि संस्कृत के जो ग्रंथ है ना, उसमें कई बार ऐसे क्लिष्ट शब्द मिल जाते हैं जिनका अर्थ बहुत ही मुश्किल से समझ में आने वाला होता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप लोग को व्याकरण की नॉलेज अच्छी होगी तो आप उन ग्रंथों को पढ़ के खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की कक्षा आपकी वो लेंगे। ठीक है, तो उनका नाम यश मिश्रा है जो कि BHU से हैं। ठीक है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अब व्याकरण की कक्षा वो लेंगे, तो उनकी कक्षा के लिए आप लोग इंतज़ार करें। और बहुत जल्दी मैं अपनी नई वीडियो के साथ में आप लोग से मिलूँगा। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।